टाइम क्या होता था, जब कंप्यूटर आया हम लोग चप्पल बाहर उतार के जाते थे, सफेद कोट डाल के जाते थे। 2 कमरे के दरवाजे बंद होने के बाद वो कंप्यूटर रखा जाता था कि वहां तक डस्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब ये उस टाइम की बात है। मतलब इस तरह से कंप्यूटर को ऐसे रखा जाता था जैसे दुल्हन को रखा जाता है, वैसे रखा जाता। तो कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट होने के लगभग 1 महीने के बाद मैं कैथल इंस्ट्रक्टर बन के गया। मैं बैठा रहा जी, खैर सुनता रहा। मुझे पता है ये जो कुछ भी पढ़ा रहा है इन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसको खुद को कुछ नहीं आता, इनको क्या पढ़ाएगा ये। अब बॉयकॉट हो गया जी। वो आपस में इंग्लिश में करते बात, समझ तो मेरे को सारा कुछ आ रहा है, उनको ये लग रहा था कि शायद इसको समझ भी नहीं आती, लेकिन मुझे समझ में तो आ रहा है सारा कुछ। थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल भी लेता था बीच बीच में। हमारे देश में इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, आज भी बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप बैकवर्ड हो। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, IAS भी बनते हैं हिंदी मीडियम में, और भी बहुत चीज़ों में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मतलब मेरे उन वर्ड्स को भी पकड़े ना बंदा नहीं जी, हिंदी वाले तो बहुत होते हैं। उस वक्त भी जरूरी थी अंग्रेजी या आज ही जरूरी? मेरा तो ये मानना है जब से देश आजाद हुआ तब से इंग्लिश जरूरी थी सबके लिए। 83 की बात है शायद, 82 या 83 की। उस टाइम वो ये अनाउंस करके गए कि अगर जींद डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी DC या SP लगेगा तो आप मानो कि उस टाइम तक हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा DC या SP नहीं लगा था। जो मैंने उनसे सुना वो बता रहा हूँ, हो सकता है कोई होगा भी तो मुझे पता नहीं। तो मैं इसको 5 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। हाँ अंकित जी, 2 लाइनें याद आती हैं इसमें। जिसे खुद पर यकीन होता है वो दूसरों की सोच पर नहीं अपनी मेहनत पे खेलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। बहुत खुशी हुई दोस्तों हमें आपको पहला एपिसोड हमारे इस सेगमेंट का, हमारे इस सीरीज़ का पसंद आया। विनोद शर्मा जी से आपने कई सवाल भी पूछे हैं कमेंट्स में, और आपके सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सर स्वागत है आपका दोबारा से, कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन, मेरे को लगता है मेरा नाम ही अब सब लोग यही बुलाने लग जाएंगे। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन आपने जाना, सर को क्यों कहा हमने भी, और सर खुद कहते हैं, इनके दोस्त और रिश्तेदार भी बोलते हैं। लेकिन सर आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आपने मुझे तो सुना दी, लेकिन दर्शक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे आपने जो है अपने कोर्स शुरू किए, कैसे आपने जॉब में कदम रखा और फिर जो है बाजी पलट गई, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, बताइए। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि मैंने MCOM की MDU से जी, जो टारगेट था वो आर्मी का ही था कि अपने को फोर्सेस में जाना है जी, और फोर्सेस में ऑफिसर रैंक में जाना है। अच्छा। तो उसके लिए SSB फेस किया, 2 बार फेस किया, नहीं हुआ। साथ साथ में मैंने तब 86-87 में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर आया था इंडिया में। अच्छा। और जींद शहर हमारा बहुत छोटा सा शहर है। अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो उस टाइम कंपनी आई थी एपटेक। हाँ एग्जैक्टली। एपटेक था जो जिसके इंस्टीट्यूट आए बहुत बड़े बड़े सब जगह पे। बाकी सब कुछ बहुत कम लोग थे जिन्होंने लोकल लेवल पे, कुछ बहुत कम लोग, रेयर। हम लोग जींद में लक्की थे कि एक बहुत अच्छे सज्जन थे बलविंदर सिंह संधू जी। उन्होंने जींद में सेंटर खोला, नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके। तो यारों दोस्तों ने ही बोला मुझे कि भाई इसका आगे स्कोप बहुत होने वाला है। वही बात बता रहा हूँ आपको मैं कि जैसे लोग कहते हैं ना, हम अपने दिमाग वाली चीजें उस टाइम बहुत कम सोचता है आदमी। जो आदमी कह रहा है वही कर लिया, इन्फ्लुएंस हुआ। तो मैंने भी वो NCI, आज भी बेटा और वाइफ मजाक करते हैं कि ये है BCom MCom PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जी। तो वो मैंने PGDCA किया नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। उस टाइम लैंग्वेजेस होती थी बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रन, ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती थी। बेसिक और कोबोल ये बेसिक लैंग्वेजेस होती थी जिसमें प्रोग्राम्स बनते थे। 1 साल का साथ साथ में मैंने डिप्लोमा किया और साथ साथ में मैं जॉब के लिए भी ट्राई करता रहता था। इंस्ट्रक्टर हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा। जो प्रोमोटर थे उसके NCI के, संधू जी, वो बहुत बढ़िया आदमी था। और उसने, हम 5-6 लड़के थे, उसने बहुत अच्छी तरह से हमें उसमें ट्रेंड किया, बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया। मतलब मैं आपको बताऊं, बेसिक और कोबोल में तो इतनी अच्छी पकड़ थी हमारी उन 2 लैंग्वेज में, मतलब 6 महीने 7 महीने के अंदर। और देखिए उस टाइम क्या होता था, जब कंप्यूटर आया हम लोग चप्पल बाहर उतार के जाते थे, सफेद कोट डाल के जाते थे। 2 कमरे के दरवाजे बंद होने के बाद वो कंप्यूटर रखा जाता था कि वहां तक डस्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब ये उस टाइम
की बात है। मतलब इस तरह से कंप्यूटर को ऐसे रखा जाता था जैसे दुल्हन को रखा जाता बिल्कुल, है, वैसे रखा जाता था। मुझे खुद भी याद है स्कूल में जब कंप्यूटर का पीरियड हुआ करता था तो बकायदा शूज उतार के जाने होते थे, ये सारी चीजें एग्जैक्ट। हाँ, वो हमने कंप्यूटर का कोर्स किया 1 साल का जी। बहुत अच्छा रहा वो हमारा। अब जब कंप्यूटर का कोर्स कर लिया तो जो जॉब ढूंढ रहे थे हम उधर से थोड़ा सा दिमाग हटना स्टार्ट हो गया। तो सोचा भाई अब कंप्यूटर वाले में करते हैं। तो संधू जी ने बोला कि आप ना, मैं इंस्टीट्यूट खोलता हूँ बाकी सिटीज़ में, आप लोग इंस्ट्रक्टर बन के जाओ वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने ऑफ़र किया हमें। सैलरी उस टाइम मतलब जैसे बोल दिया भाई 400 रुपये दे दूंगा या 500 रुपये दे दूंगा, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो हमारे साथ में कस्बा पड़ता है कैथल, क्या था? वहाँ पे एक कॉलेज है RSKD है या RD है ऐसे करके, मुझे नाम है याद नहीं है। हमारे चाचा जी उस टाइम SHO थे वहाँ कैथल में, अच्छा। कृष्णलाल शर्मा। तो मैंने चाचा जी को बोला अभी ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं संधू जी, भाई अगर वहाँ कॉलेज में कोई लिंक निकल जाए तो मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दूंगा, अगर कॉलेज वाले मेरे साथ एग्री करते हैं तो। वहाँ पे जो फिजिक्स के लेक्चरर थे जिन्होंने ये परमिशन देनी थी वो हमारे चाचा जी के फ्रेंड थे। ओके। उन्होंने उनसे बात की, मैं उनको मिला जाके, वो बोले जी बहुत अच्छी बात है, आप ऐड निकालिए, अगर बच्चे आपके 50 के लगभग आपको अप्रोच कर लेते हैं तो हम आपको परमिशन दे देंगे, एक रूम दे देंगे, जो भी आपको इंफ्रा कॉलेज से चाहिए वो हम आपको दे देंगे। कंप्यूटर हमने लगाना था उसमें, कंप्यूटर उन्होंने नहीं लगाना था। और सर्टिफिकेशन वही NCI की, नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, कोई रिकॉग्नाइज नहीं था ऐसे, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। तो कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट होने के लगभग 1 महीने के बाद मैं कैथल इंस्ट्रक्टर बन के गया। अच्छा। हाँ, हमने वहाँ पे एक ऐड निकाली पहले, हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हमने 50 मतलब वैकेंसीज उसमें रखी थी कि हम 50 कैंडिडेट्स को ही ले सकते हैं। हमारे को अप्रोच किया लगभग 150-200 बच्चों ने। अच्छा। और फीस भी कोई थोड़ी नहीं थी, बहुत अच्छी फीस उस टाइम वो चार्ज करते थे। लेकिन कैथल का एरिया अच्छा, एग्रीकल्चर अच्छा, रिच एरिया, बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे लोगों ने हमें अप्रोच किया। तो फाइनल हो गया, कॉलेज के साथ सब कुछ हो गया, कॉलेज ने हमें एक रूम दे दिया। अब थोड़ा बहुत बोलने की आदत तो थी, पढ़ाने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। 50 आदमी सामने बैठे हैं, आपने पढ़ाना है तो इतना इजी नहीं होता है पढ़ाना। और लोकल बच्चे हैं सारे, सब लोकल बच्चे, मतलब आप ये लगाइए कि 80% गांव का बच्चा, 20% कैथल का बच्चा। और मैं भी तब कॉलेज से ही निकला था, कोई ऐसे बड़े तो लगते नहीं थे, कोई मैच्योर, उन्हीं के बराबर के लगते थे हम। तो जब पहला दिन मैंने क्लास ली, अपने आप की मैंने इंट्रोडक्शन दी, तो बच्चे हंस रहे हैं मेरे को देख देख के। अब इतना तो कॉन्फिडेंस था नहीं कि आप उसको धमका दोगे पहले से ही, नहीं धमका सकते आप। अब पहली बार मतलब एज ए लीडर कह लो या एज ए कुछ कह लो, आप सामने वाले को एड्रेस कर रहे हो। लेकिन फिर भी 2-3 दिन चला, 4 दिन चला, मेरा मैटर थोड़ा सा सेटल हो गया। 1 महीना 1.5 महीना तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लासेस ली और अच्छा मेरा वहाँ पे सिस्टम बन गया सारा। भैया मेरे एयरफोर्स में थे, उनकी पोस्टिंग थी बड़ौदा, गुजरात, बड़ौदा, वो अकाउंट्स ब्रांच में थे, ग्राउंड ड्यूटी अफसर थे। उस टाइम लैंडलाइन होता था फ़ोन, तो उनका फ़ोन आया कि मेरे यहाँ पे ना एफटेक का इंस्टीट्यूट खुल गया है, और जो उसके इंचार्ज हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने उनको बताया भी ऐसे ऐसे मेरे भाई ने डिप्लोमा किया है, तो बोले भी बुलाओ, हमें तो ज़रूरत है लोगों की, अगर अच्छा होगा तो हम रख लेंगे। तो मैं संधू जी को ये तो बोल के गया नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब भाई मैं वहाँ ऐसे इस काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला भी मुझे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जाना है। तो बोले भी तो हफ्ते 10 दिन क्लासेस कौन लेगा। तो मेरे एक कलीग थे सुरेंद्र पृथ्वी, वो आज भी, अब तो रिटायर हो गए शायद, हरियाणा पुलिस में चला गया था वो। उन्होंने फिर उसको भेजा वहाँ पे और मैं बड़ौदा वैसे भैया के पास चला गया। अब चला गया, भैया ने मेरे को जाके उनसे मिलवाया। कर्नल साहब थे, उन्होंने मेरे से बातचीत की, बेसिक को बोल, ये सब जो भी एक इंटरव्यू होता है, उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया, आधा पौना घंटा के लगभग। भैया को बाहर बिठा दिया उन्होंने,
तो कन्विंस हो गए कि इसको नॉलेज है। तो मेरे को बोले ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको बताया भी मैं ऐसे ऐसे कहीं पे करता हूँ जॉब। कहते भी आपको ज्वाइन अभी करना पड़ेगा साथ के साथ, क्योंकि मेरे को आदमियों की ज़रूरत है और आप देख लो। मैंने फ़ोन कर दिया संधू साहब को। संधू साहब बोले कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ रहे तो सुरेंद्र तो रेडी है ही, वो तो चल ही रहा है ठीक, उसका सिस्टम बन गया वहाँ पे। सुरेंद्र ने वहाँ टेक ओवर कर लिया और मैं वहाँ चला गया बड़ौदा। अब बड़ौदा में जो वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, हमें इंग्लिश में बात करनी आती नहीं थी। वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करने वाले थे। अच्छा। क्योंकि हमें उस तरह का कभी एजुकेशन में भी, चाहे एमकॉम कर लिया हमने यूनिवर्सिटी में आके, लेकिन जो एक कन्वर्सेशन है ना इंग्लिश की स्पीकिंग, वो थी नहीं। स्ट्रॉन्ग या कम तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, मतलब ऐसे थी ही नहीं, वो थी नहीं। और वहाँ पे वो सब लोग इंग्लिश में बात करते थे। चलो कोई नहीं, मेरे को कर्नल साहब ने बोला भी हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, आपने जैसे आवाज़ ज्वाइन किया तो आप 7 दिन तक डिफरेंट क्लासेस में बैठोगे जाके। अच्छा। आप देखोगे कि हमारा सिस्टम क्या है, हम लोग कैसे, हमारा काम करने का तरीका क्या है। उसके बाद फिर हम आपको एज ए इंस्ट्रक्टर क्लासेस देंगे। ठीक है। ये फर्स्ट जॉब थी आपकी देखा जाए तो? अब वैसे तो देखोगे तो सेकंड हो गई। जो मैंने कॉलेज में 1 महीना या 1.5 महीना जो भी जॉब की, वो भी जॉब ही थी वैसे। संधू साहब ने मेरे को उसके पैसे भी दिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो मैं आगे आप कह सकते हो, मतलब फर्स्ट जॉब थी। मैं नेक्स्ट डे चला गया जी वहाँ पे। अब गया क्लास में, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को बिठा दिया। अब वहाँ पे लगभग 40 के करीब बच्चे थे, सब गुजराती, 100% गुजराती। बड़ौदा में था इंस्टीट्यूट, सब गुजराती में बात करते, हिंदी नहीं आती उनको, इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आती उनको। अब जो लड़का वो कंप्यूटर की क्लास ले रहा था, अब वो बेसिक स्टार्ट किया उसने, बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट की उसने, जो बेस होता है, मतलब कि बेसिक लैंग्वेज है क्या। अब वो बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि ये तो जो कुछ भी बोल रहा है कुछ है ही नहीं उसमें, तो गलत बोल रहा है। मैं चुप रहा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे उसने बेस से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ ऐसे टच देना स्टार्ट किया। अब जब बेस ही ठीक नहीं था तो वो टच भी ठीक तो होना ही नहीं था। एग्जैक्टली। भाई जब आप बेस ही गलत पढ़ा रहे हो तो आप उससे आगे तो ठीक जा ही नहीं सकते ना। जा ही नहीं सकते। मैं बैठा रहा जी, खैर सुनता रहा। मुझे पता है ये जो कुछ भी पढ़ा रहा है इन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसको खुद को कुछ नहीं आता, इनको क्या पढ़ाएगा ये। 2-3 दिन तक तो मैं सहन करता रहा जी। अब 3 दिन के बाद मेरे से तो नहीं टॉलरेट हुआ, तो मैं चला गया कर्नल साहब के पास। मैं कहा सर वो तो जो पढ़ा रहा है अभी मुझे तो समझ में आ नहीं रहा वो क्या पढ़ा रहा है। बोले क्या मतलब, आप क्या कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा जी वो जो पढ़ा रहा है वो है ही नहीं है, मतलब उसमें। अच्छा। मतलब उसका बेसिक से, कोबोल से, बेसिक के बेस से कोई लेना देना ही नहीं है, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहा है मुझे, तो मैंने तो पढ़ा नहीं है सब कुछ। और वो गुजराती लड़का था, गुजराती था या साउथ इंडियन था शायद। वहाँ पे 23 के करीब गुजराती लड़के थे जो इंस्ट्रक्टर थे, नहीं 23 के करीब साउथ इंडियन थे और 2 या 3 बच्चे थे जो गुजराती थे। लोग 25-26 के करीब इंस्ट्रक्टर थे। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था वो, इतने बच्चे थे वहाँ पे। अब उन्होंने उसको मेरे सामने बुला लिया। ओह। बोले भी आपने पिछले 3 दिन में क्या क्या क्लास लिया, आप मेरे को बताओ जरा। अब उन्होंने वो घर से कुछ बना के लाते होंगे तो उसने देख के बताया भी ये मैंने किया है। तो बोला जी ये ना जो आपने पढ़ाया है आप इसको कंप्यूटर पे मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझाओ भी, क्या ये चीज़ें हमारे प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती हैं। अब होती होंगी तो वो दिखाएगा ना, जब होती नहीं है क्या दिखाएगा वो। अब उसने नहीं दिखाया। अब उस लड़के के समझ में आ गया कि भी ये बंदा साथ बैठा, कंप्लेंट तो इसी ने की होगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 60% लोग वैसे ही थे वहाँ पे। अच्छा। जो इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि जिसको पढ़ा रहे हैं उसको तो कंप्यूटर का पता नहीं है ना कुछ। जो आप पढ़ा रहे हो वो तो चुपचाप सुन लेगा बेचारा, या तो जब तक मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तो उसको लगेगा ना, अभी तो कोर्स स्टार्ट ही हुआ है। उसने जाके 2-3 लोगों को और बताया।
अब क्या हुआ जी, 4th डे से ही जैसे मैं सुबह जाता था तो सब आपस में गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते करते थे। नेक्स्ट डे सब ने मेरे से बोलना बंद कर दिया, बॉयकॉट हो गया आपका? बॉयकॉट हो गया। और बॉयकॉट हो गया जी, वो आपस में इंग्लिश में करते बात, समझ तो मेरे को सारा कुछ आ रहा है, उनको ये लग रहा था कि शायद इसको समझ भी नहीं आती, अच्छा। लेकिन मुझे समझ में तो आ रहा है सारा कुछ, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल भी लेता था बीच बीच में। अब 4th या 5th डे उन्होंने मेरे को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं फिर भी बैठा रहा 2-3 दिन 4 दिन मैंने निकाले बड़ी मुश्किल से, लेकिन उसके बाद ना सहन होना बड़ा मुश्किल हो गया फिर से। मैंने कहा गड़बड़ हो गया काम। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा। बोले हुआ क्या? तो मैंने बताया भी ऐसे ऐसे हुआ, अब उनको कुछ आता नहीं है तो मैं कर्नल साहब को तो जाके बताऊंगा ना। बोले तेरे को क्या जरूरत थी बताने की? तो अपना चुपचाप 7 दिन निकालता, उसके बाद अपना क्लासेस लेनी स्टार्ट करता। कोई नहीं मैं बात करता हूँ। मैं अगले दिन गया नहीं तो कर्नल साहब का फ़ोन ही आ गया भैया के पास। अच्छा। कि विनोद आया नहीं। बोले भी वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। बोले भी उसको बोलो 2-3 महीने किसी तरह से निकाल दे यहाँ पे, उसके बाद में इसको दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट में इसकी मैं ट्रांसफ़र करवा दूँ। पर मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे नहीं जाना वहाँ। मतलब आप डर लगा लो, आप हिच लगा लो, कुछ भी लगा लो उसको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं था कॉन्फिडेंस। एक तो नौकरी नहीं लग रही थी, अब ऊपर से आपके साथ साउथ इंडियन और गुजराती बैठे हैं सारे। तो मैं नहीं गया वहाँ पे। अब नहीं गया जी, वो चली गई नौकरी। तो मैं वापस जींद आ गया। अब ये तो था वो जो इंस्ट्रक्टर वाला जो फेज था ना, पीरियड था। हाँ। अब इसमें मैं आपको बताऊं मतलब इस पीरियड में क्या सीखा। हमारे देश में इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा। आज भी बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप बैकवर्ड हो। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, IAS भी बनते हैं हिंदी मीडियम में, और भी बहुत चीज़ों में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मतलब मेरे उन वर्ड्स को कोई पकड़े ना बंदा नहीं जी, हिंदी वाले तो बहुत होते हैं। उस वक्त भी जरूरी थी अंग्रेजी या आज ही जरूरी? मेरा तो ये मानना है जब से देश आज़ाद हुआ तब से इंग्लिश जरूरी थी सबके लिए। आप देखो जिसको इंग्लिश बोलनी आती थी वो आदमी अगर नहीं भी पढ़ा हुआ था ना तो वो तब भी उस टाइम अफसर लग गया, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी आती थी। और हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे कंट्री का आपस में बात करने का अगर कोई लैंग्वेज है माध्यम तो वो एक ही है। आप देख लो, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आप इंग्लिश में बात करोगे तो टूटी फूटी सामने वाला आपकी समझ भी लेगा, आपके साथ बोल भी लेगा। हो सकता है वो हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ ये आपस में ना बोल पाए, लेकिन इंग्लिश जरूर बोल लेगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो एक बेस बनाना ना बहुत जरूरी। अब चेंज हो गया होगा सिस्टम। मतलब अब मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे उस टाइम जो हमारा सिटी था ना, आप उसको बैकवर्ड ही बोलिए आप। मतलब मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ। हमारे वहाँ से ना एक कस्बा है छोटा सा, बरवाला साथ में। ओके। जींद के साथ? हाँ, वहाँ पे एक सरपंच हुए रेलू राम। अच्छा। और जींद के लोग देखेंगे तो शायद उनको उस टाइम लोग थे उनको याद भी आ जाए। बहुत पैसे वाला आदमी था बताते हैं, तेल वेल बेचता था फरीदाबाद में। आपने सुना हो अम्बाला में एक फैमिली को एक बच्ची ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था बरवाला में। आपने न्यूज़ में सुना होगा। ये वही रेलू राम है। अच्छा। तो इसका ना एक नारा होता था, रेलू राम की रेल चलेगी ईवनी तो फिर चलेगी। अच्छा। उस टाइम नारा होता था जब हम कॉलेज में थे। तो जब मैं वो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया तो उस टाइम RK सिंह जी हमारे DC होते थे और रेलू राम हमारे चीफ गेस्ट थे उस टाइम। अच्छा। तो आप ये देखिए 83 की बात है शायद, 82 या 83 की। उस टाइम वो ये अनाउंस करके गए कि अगर जींद डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी DC या SP लगेगा तो आप मानो कि उस टाइम तक हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा DC या SP नहीं लगा था। नहीं लगा। जो मैंने उनसे सुना वो बता रहा हूँ, हो सकता है कोई होगा भी तो मुझे पता नहीं। तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब अब DC और SP कैसे बनना है वो पूरे शहर में किसी को नहीं पता। मतलब बेस जो है ना वो है ही नहीं। आज तो हो सकता चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी उस लेवल का बेस हमारे शहर में मतलब पहुंचा होगा। कोई अवेयर नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नाम की तो चीज ही नहीं थी। और छोटे शहरों में मुझे लगता है आज भी वही पोजीशन है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे तो बहुत काम करना चाहिए।
एजुकेशन मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़रूरी है, और वो भी छोटे लेवल पे। अब आप उसको क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, वो तो जो पॉलिसी बनाते हैं उनको डिसीजन लेना, हमारे कहने से तो पता नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमने जो फेस किया, मुझे लगता है आज भी कुछ ना कुछ बच्चे फेस कर रहे होंगे वहाँ पे। कर रहे होंगे। उनको नहीं पता होगा मुझे किस चीज़ की कोचिंग लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्योंकि आज भी जीन से कई फ़ोन आते हैं हमारे पास ओके। कि बच्चे ने बीटेक कर लिया है, बच्चे ने बीकॉम कर लिया है, बच्चे ने बीए कर लिया है, शर्मा जी बताओ अब इसको आगे क्या करवाएं। अब बच्चे को बीए, बीएससी, बीटेक करवा दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको करवाना क्या है। पड़ोसी ने बीटेक किया तो मैंने भी बीटेक कर लिया, अब भैया ने एमकॉम किया, मैंने भी एमकॉम किया, तो मेरे चाचा जी के बेटे ने भी एमकॉम किया। अच्छा। हाँ। तो वो एक यही रीजन रहता है कि आपको नौकरी नहीं मिलती, और फिर आप दोबारा से वही एक्सीडेंटल बिजनेसमैन बन जाते हो जैसे मैं बना। अच्छा, आपने जो जिस पीरियड में जॉब करी, शुरुआती पीरियड में, तो तब भी कुछ जॉब पर जाते हुए लगता था कि कुछ मिसिंग है मुझे, जो मैं मेरा मन कर रहा है करने का, बिल्कुल मैं कर नहीं पा रहा। बिल्कुल लगता था। हाँ। मतलब यही लगता था कि यार करना तो वही है, तो कंप्यूटर कोर्स भी क्यों किया? हर कोई नहीं करता था कंप्यूटर कोर्स। हमारे पूरे शहर में ही 10 लोग थे जिन्होंने किया, और मुझे लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग होंगे उस टाइम, या हो सकता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग हों, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो कोई था ही नहीं, कंप्यूटर का तो किसी को पता ही नहीं था। साइकिल पे जाते थे तो बाजार में सबको बता के जाते थे कंप्यूटर की क्लास में जा रहा हूँ, ताकि सामने वाले को पता लगे कि ये कंप्यूटर सीख रहा है। तो वो हमेशा से एक इच्छा तो रही कि जो भी करना है एक नया करना है। कहानी घूम के फिर वहीं आ जाती है कि नया कर लिया तो अब उसको आप आगे कैसे चलाओगे। अब मैं जब ऐसे कर रहा था तो एमकॉम में कुछ दोस्त बने हमारे, उनमें एक राजेंद्र खुराना जी थे, बहुत अच्छे दोस्त, क्या मतलब भाई लगा लो आप। खुराना जी की बात मैं अक्सर आपसे सुनता रहता हूँ। दिल्ली मेरे को वही लाया घसीट के। घसीट के। अच्छा, इसमें एक और स्टोरी भी है कि दिल्ली आप आना ही नहीं चाहते थे, दिल्ली आपको बहुत खराब आना चाहता था। हाँ। ऐसे क्या दुश्मनी दिल्ली वालों से, दिल्ली से? नहीं देखो मैं आपको बताऊं, दिल्ली इसलिए नहीं आना चाहता था कि हमारे वहाँ पे ना, मेरे को ना एक कोई आदमी घमंड करता है ना, तो मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई आदमी को थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो हमारे बगल में ना एक परिवार था, 2 परिवार थे बल्कि, उन दोनों की फैमिलीज दिल्ली में कोई परिवार का मेंबर था सेटल। तो जब वो दिल्ली से जींद आते थे ना हमारी कॉलोनी में, तो हमें ऐसे लगता था हम बैकवर्ड है। ओह अच्छा। मतलब वो पूरे कॉलोनी में होता था दिल्ली वाले आगे, दिल्ली वाले आगे, दिल्ली वाले आगे, और हम बड़े होते हुए भी उन छोटे बच्चों को ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। काम वाम कुछ नहीं है वहाँ पे। काम ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई ढाबा भी चला रहा हो, कोई कुछ और कर रहा हो, वो तो मुझे पता है क्या कर रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। आज समझ में आता है। तो वो ना एक दिमाग में बैठ गया, यार बड़े घमंडी लोग हैं वहाँ पे, यार नहीं जाना है दिल्ली, तो किसी हालत में नहीं जाना। नहीं तो जब मैंने एमकॉम पूरी की तो खुराना तो बैंक में लग गया था, मेरे साथ के 4-5 लड़के लग गए थे हमारे ग्रुप के। संजीव सुनेजा था, विजय सिक्का था, ये सब लोग लग गए थे बैंक में। शायद ग्रुप में मैं अकेला ही रह गया था जिसको नौकरी नहीं मिली थी। अच्छा। अब वो पता नहीं भाग्य में क्या लिखा होता है, ये सब चीज़ें भाग्य के साथ होती है। वो समय के साथ सारी चीज़ें चलती है। हम अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं, ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है वो ही जानता है। बिल्कुल। अल्टीमेटली होता वही है जो उसने प्लान किया हुआ होता है। अब उसने प्लान किया हुआ था कि बेटे तेरे को धक्के पक्के खा के पहुंचना तो दिल्ली है। दिल्ली। हाँ। तो राजेंद्र खुराना का इसलिए नाम आया था कि मेरे को खींच के दिल्ली लाने वाला वही बंदा। लेकिन दिल्ली ने काफी कुछ दिया आपको। दिल्ली ने बहुत कुछ दिया। मेहनत भी की। नहीं खैर हमने मेहनत भी की, मेहनत तो हमने वहाँ पे भी बहुत की। एक चीज मतलब कितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कभी ईमान नहीं बेचा अपना, कभी भी नहीं। अब वो आगे मतलब जो भी अब बिजनेस के साथ जो भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उसमें बहुत से ऐसे मेरे पास मौके आए कि शायद पता नहीं मैं कितना पैसा कमा लेता वहाँ पे, लेकिन मुझे बेईमानी करनी पड़ती है। कुछ ऐसी सरकारी एजेंसी के बारे में भी आपने मुझे बताया था जो मतलब बिजनेस के में रोड़ा अटकाती हैं। वो बहुत हैं, एक थोड़ी है। उनका भी जिक्र करेंगे आने वाले एपिसोड में। हाँ देखिए, बिजनेस में तो एक तो ये भी रीज़न था कि मेरे को नौकरी की तरफ
मकसद मेरे दो ही थे, या तो मैं आर्मी में अफसर बनूंगा और या फिर मेरे को बिजनेस करना है। ये बीच में इंस्ट्रक्टर वगैरह, ये तो कंप्यूटर का मैंने कर लिया कोर्स, तो मेरे को मतलब मिल गई, ठीक है, एक नौकरी तो मैंने कर ली। मेरा मेंटली मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। करना मेरे को वही था जो किसी ने नहीं किया हुआ, मुझे वही करना है जो कोई नहीं कर रहा है। मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, मैगजीन बहुत पढ़ता था। एक मैगजीन आती है इनसाइड आउटसाइड, इंटीरियर की मैगजीन है ये। अब वो मैगजीन मैं मतलब आप लगाओ कॉलेज टाइम से पढ़ता था। अच्छा। जबकि उस टाइम कोई मेरा बिजनेस से कोई लिंक नहीं था, लेकिन मेरे को शौक था। घर में पेंटिंग बनानी है, कोई स्केच बनाना है, बहुत कुछ करता था उस टाइम। मतलब आज मैं सोचता हूँ कि अगर उस टाइम किसी ने मेरे को ये गाइड कर दिया होता कि तेरा ये शौक है, तू इसी चीज में जा, तो आज शायद मैं बहुत बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर था, कहीं आगे होते आप, बहुत आगे होता। लेकिन वही है, भाग्य में तो जो है वो, अब भाग्य में लिखा है कि आपके साथ बैठ के ऐसे बातें करनी है आप। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत मेहनतें बहुत की, बहुत कुछ किया, लेकिन कभी हारे नहीं हम। ठीक है, चल। तो मॉड्यूलर किचन के काम में सर वो आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, वो जो आप उसमें और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ, उसमें तो आप जितनी मर्जी क्रिएटिविटी दिखा लो, आप में दम होना चाहिए, जितनी मर्जी दिखा लो आप। वो तो एक आपका मतलब आप क्या विजुलाइज करोगे बेसिकली, तो वो चीज है। आप जो चीज बना रहे हो, अगर आप उसको विजुलाइज पहले कर पा रहे हो, तो वही इंटीरियर डेकोरेशन है। क्योंकि आपको पता है कि वो चीज क्या बन के आएगी, आपको नहीं पता। अब आप देखो कई बार घर में ऐसा होता है, ये चीज हम थोड़ी सी और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में। इंटीरियर डेकोरेटर आता है, वो आपको बोलता है जी ये चीज ऐसे बनानी है, आप बोलते हो नहीं नहीं यार, नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगी यार, ये तू ठीक नहीं बना रहा है। लेकिन वो विजुलाइज कर पा रहा होता है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से बनवा देते हो, और जब वो बन जाती है तो आपको वो अच्छी नहीं लगती। फिर आप बोलते हो यार तू वैसे ही बनाता जैसे तू बना रहा था, तब आप ये नहीं कहोगे कि मैंने मना किया तेरे को। तो ये तो ना एक अंदर से एक मतलब एक गॉड गिफ्टेड होता है। पिछले 10 सालों में मॉड्यूलर किचन का जो बिजनेस है बूम पर आ गया है। बहुत बहुत लोग मैंने देखा है, पहले भी हमारी बातचीत हुई इस बारे में, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं मॉड्यूलर किचन के मामले में। तो अगर किसी को मॉड्यूलर किचन का काम करना है तो उसके लिए एक टिप क्या देना चाहेंगे आप? पहले काम सीखे, काम सीखिए, उनको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलर किचन है क्या चीज। ये नहीं जैसे मेरे को किसी ने कहा एमकॉम कर ले, तो मैंने एमकॉम कर ली। अब आपने देखा विनोद शर्मा मॉड्यूलर किचन का काम कर रहा है, तो मैं भी कर लूं। मेरे शोरूम के साथ 3 बार शोरूम खुला, हम 2nd फ्लोर पे हैं, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे खोले कि क्लाइंट हमारे पास आएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं चलता है ना, लर्निंग आपको उस चीज की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। लर्निंग नॉलेज। अब मेरी कंप्यूटर लेक्चरर की नौकरी क्यों गई? मुझे नॉलेज थी, उस आदमी को नॉलेज नहीं थी। अब वो कंप्यूटर पढ़ा रहा है वो, लेकिन उसको पता नहीं है मैंने क्या पढ़ाना है। अब आज मेरे से आप एमकॉम बीकॉम के बारे में पूछो, मैं 0/0 हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या पढ़ा वहाँ पे। क्यों? प्रैक्टिकली तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना उसके बाद। तो इन जॉब्स के बाद तब आगे जाकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया? हाँ, तो वो बिजनेस की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में सर। हाँ, वो डिटेल में करेंगे। तो और क्या क्या बताने वाले हो अगले एपिसोड में आप? बहुत बिजनेस किए मैंने। अच्छा। हाँ, बहुत बिजनेस। और 0 से शुरुआत की दोबारा? और 0 से, अब भैया आप नया काम करोगे तो 0 से ही करोगे। हाँ। कोई भी नया काम करोगे। कोई एक मोटिवेशनल फैक्टर तो होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, आपके साथ देता रहा जो? वो तो मेरे अंदर की आवाज ही थी और मेरे फादर साहब। विल पावर और फादर आप। बहुत बढ़िया। तो सर आपने गुजरात में वडोदरा में जॉब करी, जिस वक्त कुछ ही दिन के लिए चाहे करी हो, लेकिन आपने ये भी, आप ये कहते रहते हैं हमेशा लर्निंग नेवर स्टॉप, भाई लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, उम्र चाहे जो भी हो। तो उस वक्त आपने क्या बहुत कुछ सीखा वहाँ। क्या सीखा आपने, बताइए। वो ना, वो स्टेट उस टाइम भी बिल्कुल अलग था, वो स्टेट आज भी बिल्कुल अलग है। उस टाइम मैं बड़ौदा गया 1987 में जी, और अब हमारा एक मतलब रिलेशन हो गया गुजरात में, बेटे की शादी हो गई वहाँ। अच्छा। तो अब भी हम वही चीज देखते हैं जाके।
जमीन आसमान का फर्क है ओके। हर चीज में। अगर वो लोग कोई भी चीज बना रहे हैं ना तो उसमें कोई बेईमानी नजर नहीं आती है, उस टाइम भी नहीं नजर आती थी। अभी और उस टाइम मैंने सबसे बड़ी चीज क्या देखी, चांस की बात है कि जब मैं गया वो उन दिनों गरबा का सीजन था, डांडिया, वो डांडिया गरबा होता है, वो 10 दिन वो नवरात्रों के टाइम जी पे। जी जी। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 2 बजे तक लड़कियां, बच्चे, लेडीज इतने इतने गहने डाल के वो रात को 2 बजे तक अकेली घूम रही हैं। कोई डर नहीं है कहीं भी, दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं। और हजारों के हिसाब से, मतलब वो क्या गरबा करते हैं, वो तब भी करते थे, आज भी करते हैं। और मैंने तब वहाँ पाव भाजी पहली बार खाई। अच्छा। हाँ, लाइफ में पहली बार मैंने पाव भाजी खाई वहाँ पे, रेडी पे खाई। वो हमारे लिए एक डिश, बिल्कुल नई डिश थी वो, बिल्कुल नई डिश एकदम से। मैंने घर आके मम्मी को बना के खिलाई, आज तक बना के खिलाता हूँ सबको। अच्छा। हाँ, मतलब वो तो ना ऐसा स्टेट है, आज भी सब लोगों को जाना चाहिए वहाँ सीखने के लिए। अच्छा। हाँ, चाहे लोग कुछ मर्जी बोलते रहे, लेकिन जो फर्क है वो उसको आप झुठला नहीं सकते। मतलब कोई आदमी कितना भी कहता रहे, वो एक नॉर्थ इंडिया का, वेस्ट इंडिया का, साउथ इंडिया का वो डिफरेंस है, वो हमें मानना पड़ेगा। वो हम नॉर्थ इंडियंस को मानना पड़ेगा, हम चाहे कितने ढीठ हो जाएं जी, नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है। वैसा बिजनेस हम लोग कर नहीं सकते। आपको ना मजे की बात बताता हूँ, सिविल सर्वेंट आपको गुजराती बहुत कम मिलेंगे। आप नजर घुमाना। वजह कोई बिरला मिलेगा आपको, धंधा करते हैं वैसा, बिजनेसमैन उनको ज्यादा नौकरी करनी नहीं है। वो पढ़ते भी हैं तो धंधा करने के लिए। और मैं उन दिनों तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि 10 दिन जब गरबा होता है, कितना भी गरीब आदमी हो, उसको अपने बच्चे के लिए 10 दिन, अपनी बिटिया के लिए 10 दिन अलग अलग ड्रेस बनवानी है। नहीं, ओह अच्छा। वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो हर दिन एक नई ड्रेस डाल के जाएगी। और वो मेरे ख्याल पतंग वाला सीजन भी तभी होता है इनका, या शायद उसके मकर संक्रांति, हाँ शायद, या थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। उन दिनों में हर एक दुकान वाला पतंगे ही बेच रहा है। अच्छा। कपड़े वाला भी पतंगे ही बेच रहा है, पान वाला भी पतंगे ही बेच रहा है, सब कोई पतंगे ही बेच रहा है। मतलब वो लोग ना एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ। बहुत थोड़े दिन रहा, मैं रहा वहाँ 1.5-2 महीने के लगभग, लेकिन वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो जो तब देखा था वो आज भी एज इट इज इंटैक्ट है, बल्कि कुछ ना कुछ सुधरा है। वो पीछे नहीं गए हैं, वो लोग पीछे नहीं गए। बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें उन लोगों से। तो इतनी पढ़ाई लिखाई कर उसके बाद भी बिजनेस करने का क्या औचित्य, क्या है इसका, क्या इसका लॉजिक क्या बन? यही लॉजिक है कि आपको बिजनेस करने के लिए तो पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। अच्छा। हम लोग ये बहुत लेट समझे हैं। हमारे यहाँ पे तो क्या सिस्टम होता है, मतलब मान लो मैं अपनी पंजाबी कम्युनिटी की बात करूं, क्योंकि जाट कम्युनिटी बहुत लेट आई बिजनेस में, बहुत लेट आई बिजनेस में। हालांकि अब तो बहुत अच्छे कामयाब बिजनेसमैन है। हमारे यहाँ तो क्या है, बच्चा 20 साल का हुआ, 21 साल का हुआ, शादी कर दी, दुकान पे बिठा दिया। अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो खैर अब बहुत आगे निकल गए। और ये भी मानना पड़ेगा कि पंजाबियों में भी या बनियों में भी जॉब में बहुत लोग गए। बिजनेस में गुजरात का मुकाबला नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते। वहां से बहुत कुछ सीखना, बहुत मतलब आपको सीखना पड़ेगा वहां से बहुत कुछ, कि रगों में बसा पड़ा है। वहां से भी सीखना पड़ेगा सर। हाँ। आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे ही थोड़ी मोदी जी ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आप देखो ना, ब्रह्मोस बेच रहे हैं। हाँ। सोचा था किसी ने? अब लोग कहेंगे बीजेपी का समर्थक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक चीज हो रही है तो हो रही है। बिजनेस की बात, तो बिजनेस की बात, बिजनेस की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये एपिसोड आपने देख लिया दोस्तों, और अगले एपिसोड में अब विनोद सर बताएंगे हमें कि बिजनेस करते हुए, शुरुआत करते हुए बिजनेस की क्या क्या इन्हें दिक्कतें आई, और कैसे एक के बाद एक बिजनेस जो है वो असफल होते रहे, और उसके बाद इनका 14वां बिजनेस जो है सुपर हिट रहा। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के, हमें खुशी है आपको हमारे ये सीरीज पसंद आ रही है जी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है जॉब वाला सिस्टम। अच्छा, जॉब, असली जॉब तो अभी आएगी। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, अच्छा। अभी तो जॉब 2-3 जगह जॉब की। अच्छा। हाँ,
ये वो तो शुरुआत थी जॉब ये की। तो अभी शुरुआत थी। अच्छा। की कहाँ जॉब अभी? की कहाँ जॉब? अभी तो जॉब की नहीं। चलिए बाकी जॉब्स देखने के लिए विनोद जी की अगला सेगमेंट, हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बाय।